क्या ये इतने ईमानदार हैं कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं? ये इतने ईमानदार हैं कि ये कोई भ्रष्टाचार करते नहीं हैं? कैंप कार्यालय जो है ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष को आवंटित हुआ था। और क्या माननीय रितु खंडूरी जी को पता है कि एक संपत्ति उनको यहाँ पे आवंटित है? मुझे लगता है कि उनको नहीं पता। से सवाल पूछा कि अब आपकी जांच पूरी हो चुकी है तो कार्यालय में कौन रहता है, तो उनका जवाब ये था कि हम कार्यालय में गए और हमें पता चला कि कैंप कार्यालय में वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो रहते हैं। 36 अवैध कब्जा, C94 अवैध कब्जा, D51 अवैध कब्जा, D66 अवैध कब्जा आवंटित नहीं किए गए हैं। अवैध कब्जाधारियों के द्वारा उनके ऊपर अवैध कब्जा किया गया है। 15 जून 2005 को भारतीय संसद में पारित हुआ अधिनियम, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, जिसे कहते हैं RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे तो सूचना का अधिकार। और इसी सूचना के अधिकार से कई लोगों के काले चिट्ठे बाहर आए हैं, कई लोगों क्या कार्य कर रहा है, सब चीजें जो है आम जनता को दिखने लगी, उसे समझ में आने लगी और वो जानने लगी। इसी एक RTR जो मेरे बगल में आप स्वाभिमान मोर्चा के प्रवक्ता हिमांशु रावत जी बैठे हुए देख रहे हैं, इनके पास भी एक इसी प्रकार से कोई RTI है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने सूचना का अधिकार से क्या ऐसा प्राप्त किया कि आज हम इनके पास आए हैं और ये जो है उस पर पूरा जो ये पर्दाफाश है उसका करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी। जी क्या है ये, आप कागज पत्र लेकर के बैठे हुए हैं बहुत सारे? देखिए, टीचर हूँ अपने प्रोफेशन से, तो कागज पत्रों से तो हमेशा से एक पुराना रिश्ता रहा है। साथ ही कानून का भी छात्र हूँ, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मामला कानून से संबंधित होता है, कानून के वायलेशन से रिलेटेड होता है, तो एक स्वतः अपनी एक प्रकृति है कि उस तरफ आकर्षण जाता है। और ऐसे ही कुछ सवाल मेरे मन में चल रहे थे जब हम देख रहे थे कि अतिक्रमण जैसे मुद्दों के ऊपर कितनी चर्चा हो रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस के बारे में बात कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो हैं उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम उनके द्वारा उठाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ये केवल और केवल अधिकारियों के खिलाफ हमें अपनाई जाती हुई दिखाई देती है, और निम्न वर्ग के अधिकारी हो गए, आम जनता हो गई। तो हमेशा मेरे मन में एक सवाल उठता था कि ये जो हमारे नेता हैं, क्या ये इतने ईमानदार हैं कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं? ये इतने ईमानदार हैं कि ये कोई भ्रष्टाचार करते नहीं हैं? तो बस वही सब दिमाग में चल रहा था। तो एक सवाल मेरे मन में आया, और सवाल ये था कि अतिक्रमण जो एक ठेली वाला कर रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बड़े अतिक्रमण का क्या, जहां पर सरकारी बंगलों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उन अतिक्रमण और अवैध कब्जों का क्या जो हमारे विधायकों ने किया है, हमारे मंत्रियों ने किया है? तो वही मैंने सवाल पूछे थे सरकार से RTI के माध्यम से, और जैसा कि उम्मीद थी और जैसा आपने कहा कि पर्दाफाश हुआ है वहां पर इस जीरो टॉलरेंस की नीति का। जी, क्या क्या है इसमें, किस तरीके से देख रहे हैं आपकी जो आप कह रहे हैं कि जो नेता हमारे होते हैं वो भी जो है अतिक्रमण जो हटाने की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने अगर देखा जाए तो ये भी अतिक्रमण करते हैं, जो भी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत मोटा चिट्ठा है ये, तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार में हमारे ऋषिकेश से इस वक्त जो हमारे विधायक हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, ये पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और उससे पहले ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप इनके कार्यक्रमों की अगर बात करें तो अधिकतम जो इनके कार्यक्रम होते हैं इनके कार्यालय में होते हैं, और उसके कैंप कार्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कैंप कार्यालय जो है ये काफी लंबे समय से जनता की स्मृतियों में रहा है। इतने सारे कार्यक्रम हमने देखे हैं जब ये विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे तब से लेकर, और आज जिस तारीख में हम बैठे हैं अब तक ये कैंप कार्यालय उनके पास है। तो मैंने RTI में ये जानना चाहा कि ये जो कैंप कार्यालय है ये एक सरकारी संपत्ति है, ये सिंचाई विभाग की संपत्ति है, इसका मतलब ये आपकी और मेरी संपत्ति है। इसका कैंप कार्यालय के रूप में जो उपयोग हो रहा है वो कानूनन उपयोग है या वो गैर कानूनी है? तो मैंने RTI में यही सवाल पूछा था कि कैंप कार्यालय जो है ये किसको आवंटित हुआ है और कब तक के लिए आवंटित हुआ है और उसका वर्तमान में क्या स्थिति है। तो मुझे जो जवाब मिला वो जवाब ये था कि ये कैंप कार्यालय जो है ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष को आवंटित हुआ था, और ये आवंटित हुआ था 2017 में। और 2017 में जब इसे आवंटन इसका हुआ
तो इसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष। और उसमें एक कंडीशन है जो बिल्कुल साफ साफ ये कहती है, जो मैं आपको दिखाऊं अगर आप देख पाए। आप जो है हमारे स्क्रीन पे भी ये जो कागज चल रहे हैं ये आप देख रहे होंगे इस समय पे। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय के कैंप कार्यालय के परिवर्तन कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में उक्त आवास का अधिपत्य इस खंड को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कैंप कार्यालय दिया गया था, ये किसे दिया गया था? माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड देहरादून को। और 2017 में आवंटित हुआ। 2022 में हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसका मतलब जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा स्वतः ये संपत्ति वापस जो है सिंचाई विभाग के पास जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और तब से लेकर अब तक उसका कैंप कार्यालय के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो मैंने वर्तमान स्थिति जाननी चाहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि ये कैंप कार्यालय का इस्तेमाल जो है आज भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। इसके आगे पूर्व नहीं लिखा है, इसके आगे जो लिखा है माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड, और कार्यालय का पता विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड आवंटित। अब आप बताइए कि आज की डेट में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन? हमारे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल नहीं हैं। और विधायकों को इस प्रकार के कार्यालय आवंटित होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो अवैध कब्जा है वो हमें इसी ओर देखने को मिलता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या माननीय रितु खंडूरी जी को पता है कि एक संपत्ति उनको यहाँ पे आवंटित है? मुझे लगता है कि उनको नहीं पता। हम और आप अगर कभी विधायक जी से मिलने जाएं तो हम कैंप कार्यालय जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय नहीं जाते। और मैं आपको एक और बड़ा रोचक तथ्य बताता हूं कि ये आरटीआई, मुझे जैसे आरटीआई के प्रावधान है कि 30 दिनों के अंदर आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो आप फिर फर्स्ट अपील कर सकते हो 45 दिन बाद। मुझे इस आरटीआई को हासिल करने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगे, और ये आरटीआई मुझे दी ही नहीं जा रही थी। ऐसा क्यों? मैंने फिर व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब आप आरटीआई डालते हैं तो उसमें आपको संपर्क अधिकारी का नंबर मिलता है, तो मैंने उन्हें कॉल भी किया था और बहुत लंबे समय तक उन्होंने टालम टोल मचा के रखा कि आपका हम जांच कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि आप जांच किस चीज की कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम कार्यालय में जाएंगे और कार्यालय में देखेंगे कि वहां पे वर्तमान स्थिति क्या है, वहां पे रहता कौन है। तो जब उनकी जांच हो गई तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि अब आपकी जांच पूरी हो चुकी है तो कार्यालय में कौन रहता है? तो उनका जवाब ये था कि हम कार्यालय में गए और हमें पता चला कि कैंप कार्यालय में वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो रहते हैं। अब देखिए, पूरा विभाग झूठ बोल रहा है। क्या आपने कभी आप तो ऋषिकेश से ही बिलोंग करते हैं, क्या आपने कभी उस कैंप कार्यालय में रितु खंडूरी जी को देखा है? तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। आप एक समान कानून की जब बात करते हैं तो एक किस्म से ये आम जनता के साथ धोखाधड़ी भी है, क्योंकि जो मैंने अभी अपनी पीटीसी में कहा कि सूचना का अधिकार जो है आम आदमी के लिए बनाया गया है ताकि वो हर चीज की जानकारी ले सके, और वो भी जो है साफ साफ सूचना नहीं दी जा रही। बिल्कुल। और वो तो ये था कि हम स्वाभिमान मोर्चा से संबंधित है, लड़ना भिड़ना एक आदत है, तो लगातार परेशान किया। हमने भी कम से कम 100 बार कॉल किया, कभी उठाया कभी नहीं उठाया, लेकिन हमें जवाब मिला। थैंकफुली हमें जवाब मिला और बहुत विस्तृत हमें जवाब मिला। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिस कानून की हम दुहाई देते हैं उस कानून को बचाने का, उसका सम्मान करने का पहला दायित्व अगर है तो विधानसभा के प्रथम नागरिक को है, और विधानसभा का प्रथम नागरिक हमारे विधायक जी। और अगर वही इस तरीके से कानून का उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है धामी जी के ऊपर भी उठेगा कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति की वो बात करते हैं वो सच में सार्थक है भी कि नहीं। और इसके बाद एक और रोचक मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सवाल हमारे मन में विधानसभा अध्यक्ष जी को लेके था, विधायक जी को लेके था, लेकिन जब हमें जवाब मिला तो आप ये अपने ऑडियंस को भी दिखाइएगा कि अवैध कब्जा कितने व्यापक रूप में उस एक कॉलोनी में हो रहा है, बैराज कॉलोनी में। आप देखेंगे उसके नीचे ये तो हो गया A3 माननीय विधानसभा अध्यक्ष, A12 अवैध कब्जा, A31 अवैध कब्जा, C36 अवैध कब्जा, C94 अवैध कब्जा, D51 अवैध कब्जा, D66 अवैध कब्जा, D95 अवैध कब्जा, D211 अवैध कब्जा, D213 अवैध कब्जा, D219 अवैध कब्जा। इतने सारे सरकारी संपत्ति, ये बंगले हैं, इतने सारी बंगले जो हैं वो आवंटित किए गए हैं, आवंटित नहीं किए गए हैं, अवैध कब्जाधारियों के द्वारा उनके ऊपर अवैध कब्जा किया गया है। ये आपकी और मेरी प्रॉपर्टी है, ये टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लाइब्रेरी खोली जा सकती थी, यहाँ पर आप कम्युनिटी सेंटर खोल सकते थे, यहाँ पे आप सिलाई केंद्र खोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर अवैध कब्जा करवा दिया।
तो किसी की साठगांठ तो है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात खुद विभाग मानता है कि वहां पे अवैध कब्जा है, और जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं वो कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं। तो क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास इतनी ताकत हो सकती है कि बिना संरक्षण के वो पूरी पुलिस के साथ लड़ रहा है, वो पूरे विभाग के साथ लड़ रहा है, और एक बंगला हम खाली नहीं करवा पा रहे हैं? और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको जब पता है कि अवैध कब्जा हो रहा है तो आपने क्या कार्यवाही करी है, तो आप देखकर चौंक जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे हटाने हेतु कई बार लिखा गया है, यहां पे आप देखेंगे पत्राचार किया गया है, पत्राचार किया गया है, पत्राचार पत्राचार पत्राचार, उसके बाद फिर पत्राचार, फिर पत्राचार और फिर पत्राचार। यानी जब अमीर लोग अवैध कब्जा करते हैं तो आप उन्हें लव लेटर लिखते हैं, और जब गरीब ठेली वाला अपना परिवार चलाने के लिए सड़क के किनारे अगर वो अपना रोजगार, अपना स्वरोजगार करने का प्रयास कर रहा है तो फिर आप लाठी मार के उसको भगाते हैं। उसको आप अतिक्रमण कहते हैं, लेकिन ये आपकी नजर में अवैध कब्जा नहीं है। वहां पे आप लाठी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लव लेटर लिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो दोहरी नीति है, गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। और ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि बाहर के लोग आकर इस तरीके से हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये नाम भी पढ़ें तो इन नामों में आपको ज्यादातर नाम, ऑलमोस्ट 99% नाम जो आपको मिलेंगे वो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। तो बड़ा सवाल है कि किसके संरक्षण में इनको ये ताकत मिल रही है, और कितने संरक्षण में, कौन इतना बड़ा इनको संरक्षण दे रहा है कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, श्री अतुल शर्मा सहायक अभियंता, अवैध कब्जा इन्होंने किया है। और अवैध कब्जा किया कैसे है? आवंटित कर्मचारी के सामान को हटाकर बलपूर्वक कब्जा किया गया है। यानी जिस विभाग ने अपने कर्मचारी को आवंटित किया था ये बंगला, उनको कोई और आकर सामान को हटाकर फेंक देता है और बलपूर्वक कब्जा कर देता है। कहां है मित्र पुलिस? क्या किया पुलिस ने? और अभी भी, और ये घटना कब की है? 2020 की, 27/8/2020 की घटना है, जब बलपूर्वक उस बंगले को कब्जा किया गया था। और आज हम 2025 में हैं, और 2025 में भी किसका है? श्री अतुल शर्मा जी का। तो यहां तो वही बात हो गई कि आप जितने बड़े दबंग हैं, जितने बड़े आप गुंडे हैं, उतना बड़ा आप जो है सरकार का आपको संरक्षण मिलेगा। दूसरा, श्रीमती साधना देवी, अवैध कब्जा। और आप जब पूरी नियमावली पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपको आवंटित होगा, जो आवास आपको आवंटित होगा, आप उसमें किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है, आपको जेल हो सकती है। यहां पर क्या लिखा है? आवास रिक्त करने हेतु लगातार लिखा जा रहा है, एवं आंगन में अवैध निर्माण भी किया गया है। और अगर अवैध निर्माण किया गया है तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, लेकिन क्या? तथा अवैध कब्जे निर्माण हटाने हेतु कई बार लिखा गया है। तो आप अवैध कब्जा भी कर रहे हैं और आप वहां पे नया निर्माण भी कर रहे हैं, और विभाग आपको लव लेटर लिख रहा है कि बॉस आप इसे खाली कर दीजिए। और वो आपको इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि खाली करना तो बहुत दूर की बात है, वो एक नया कंस्ट्रक्शन वहां पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप उन्हें लव लेटर लिख रहे हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ये पूरा मामला है। के बारे में बात की गई है। 2017 की अगर हम बात करें, जब मैं ये कहता हूं कि कानूनी रूप से विधानसभा अध्यक्ष को ये आवंटित किया गया था, लेकिन अगर हम कानून की बहुत ही पेचीदगियों में जाना शुरू कर दें तो जो 2017 का विधानसभा को कार्यालय आवंटित किया गया था वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है, नियमावली समिति द्वारा निर्धारित शर्तें एवं नियम। इसमें लिखा है, ऐसे व्यक्ति को जिसका स्वयं अथवा पत्नी का मकान उसके कार्यरत कार्यालय स्थित कॉलोनी के मुख्यालय के 8 किलोमीटर परिधि में होगा, आवास आवंटित नहीं किया जाएगा। और आप बताइए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो अपना निजी आवास है और जो उनका अभी कैंप कार्यालय है, क्या उसमें 8 किलोमीटर का अंतर है? शायद 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का अंतर है। तो सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि 2017 में ही जो आवंटन हुआ था, कानूनी रूप से देखा जाए तो वो भी ठीक नहीं है। और उसके बाद अगर हम 2022 से लेकर अब तक की बात करें तो वो तो पूरे सीधे तौर पर वो गैर कानूनी है। और हमारी ये मांग रहेगी, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की निजी संपत्ति होती तो शायद ये सवाल ना उठता। पब्लिक प्रॉपर्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें साफ साफ निर्णय लिया है कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर उसको उस पद में रहते हुए कोई भूमि आवंटित हुई है, कोई कार्यालय या कोई आवास आवंटित हुआ है और उसका ट्रांसफर हो जाता है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसे अपना ऑफिस, अपना आवास वापस सरकार को करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिस दिन से उसका कार्यालय का आवंटन समाप्त हुआ था तब से लेकर और वर्तमान तक जो भी किराया बाजार मूल्य पर है उसका 3 गुना प्रति माह के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। तो हमारी ये भी डिमांड है कि ये प्रति माह के हिसाब से 2022 से लेकर और 2025 तक वो किराया जो है वो दिया जाए और वो जनता की सेवा में वो पैसा लगाया जाए। हो रहा है कि अब 30 तारीख को जो है जो
ऋषिकेश में जो है अतिक्रमण को लेकर के जो है कार्यवाही करने जा रही है जो यहाँ की सरकार है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? और जो ये अवैध कब्जा आप देख रहे हैं, ये जो आवास का जो अवैध कब्जा जो आप कह रहे हैं, इसको कैसे आपस में जोड़ रहे हैं और किस तरीके से स्वाभिमान मोर्चा आगे कार्यवाही करे? देखिए, जो अतिक्रमण के विरोध में जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, हम उसके पूर्ण समर्थन में हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण शहर में नहीं होना चाहिए। ये जनता के लिए कहीं ना कहीं नुकसान ही साबित होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अतिक्रमण जो है वो केवल गरीब का ना देखा जाए, वो अमीर का भी देखा जाए, वो उन लोगों का भी देखा जाए जो 5-5, 10-10 सालों से अवैध कब्जाधारी हैं, अवैध तरीके से सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। तो स्वाभिमान मोर्चा, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की अपील रहेगी और ये विनती भी रहेगी सबसे पहले प्रशासन से, और ये चुनौती भी है प्रशासन के लिए कि जो ये अतिक्रमण के विरोध में जो अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ऋषिकेश प्रशासन के द्वारा 30 तारीख को, हम इन्हें चुनौती भी देते हैं और इनसे विनती भी करते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस अभियान की शुरुआत गरीब के ठेले को हटा के ना की जाए। इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले जो अवैध कब्जादारी हैं, जिन्होंने बंगले पे कब्जा किया है, उनको हटा के की जाए। तो 30 तारीख को हम लोग एक अभियान प्रशासन का रहेगा, एक हमारा अभियान रहेगा, जहां से हम इन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपके सभी दर्शकों से मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि आप लोग भी इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जा के खिलाफ आवाज उठाएं, गरीबों का साथ दें, और सबसे पहले जो हमारे अवैध कब्जाधारी हैं, जो सरकार द्वारा पोषित अवैध कब्जाधारी हैं, उनके खिलाफ आवाज को बुलंद करें और 30 तारीख को जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद।